Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about China's strategy in Indian Ocean and string of pearls. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से रिलेटेड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना से रिलेटेड सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अगर सीधा सीधा प्रश्न नहीं भी आता है तो भी इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई भी आंसर चाइना का जिक्र किए बिना इन जनरल कंप्लीट होगा नहीं। चाइना का वहां पे रेफरेंस आता ही आता है क्योंकि भारत के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में चाइना फैक्टर बहुत सारे जगहों पे हिंड्रेंस के तौर पे देखने को मिलता है। तो इस कारण से हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो कॉन्सेप्ट है विच इज एसोसिएटेड विद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको पूरा डिटेल में यहाँ पे रिवाइज करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं यूपीएससी में एपीएससी में वो भी देखेंगे। एकदम बैकग्राउंड में चलते हैं। साल 2003 में उस टाइम के जो चाइना के प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, उन्होंने एक टर्म दिया था पहली बार, मलक्कन डायलेमा फॉर चाइना। मलक्कन डायलेमा फॉर चाइना सिंपली मीन्स कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, एक तरफ इंडोनेशिया दूसरी तरफ सिंगापुर एंड मलेशिया, उसके बीच में जो नैरो वाटर बॉडी है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ से चाइना का लगभग 80% ऑफ ऑयल इंपोर्ट फ्लो करता है। चाइना ज़्यादातर ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है वेस्ट एशियन कंट्री से, तो उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो शिप्स इस एरिया से फ्लो करती हैं। 80% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्लोज थ्रू दिस एरिया। और अगर कहीं इंडिया ने चाइना की एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन ओशन को कट डाउन कर दी, क्योंकि इंडिया हैज प्रेजेंस इन इंडियन ओशन एंड इंडियन नेवी इज आल्सो वेरी स्ट्रांग इन इंडियन ओशन, तो अगर उसने कट डाउन कर दी तो फिर चाइना के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ सकती है। तो बिना सीधा सीधा इंडिया का नाम लिए हुए उन्होंने कहा कि सिंस चाइनाज वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी trade flows through this area, it is a cause of concern for China because it is an vulnerability, an economic vulnerability, एक choke point है। इसी को नाम दिया गया मलक्कन डायलेमा। और फिर मलक्कन डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि अपनी वल्नरेबिलिटी को खत्म करने के लिए, चाइना केम अप विथ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका नाम दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है रिगार्डिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो ये है कि चाइना वांट्स टू रिवाइव द ओल्ड सिल्क ट्रेड रूट्स विच कनेक्टेड चाइना विथ यूरोपियन मार्केट्स। तो उसको रिवाइव करना वो चाहता है और इसलिए वो लेकर के आया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना ने रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, पोर्ट्स सब डेवलप करना शुरू किया, जिसकी मदद से चाइना इज कनेक्टिंग इट्स main settlement which is on the eastern region of China with European markets as well as African markets। और उसी प्रोसेस में इंडियन ओशन के अंदर भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा दिए चाइना ने। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये रोडवेज, रेलवेज हैं, ये जो मेन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स हैं वो ईस्टर्न रीजन ऑफ चाइना को यूरोप से कनेक्ट कर रहे हैं। बस उसके कुछ पेरीफेरल, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके कुछ पेरीफेरल या ऑक्सिलरी प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन सब की मदद से चाइना इज नाउ गेटिंग एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन ओशन अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का। उसके अलावा भी चाइना को एक्सेसिबिलिटी मिल रही है इंडियन ओशन में। और इस तरीके से चाइना ने अपना जो मलक्कन डायलेमा है उसको काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लिया विथ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड ऑक्सिलरी प्रोजेक्ट्स। और ये जो ऑक्सिलरी प्रोजेक्ट्स लगाया चाइना ने अलग अलग देशों में, वहाँ से उसको अपनी वल्नरेबिलिटी को तो काउंटर करने में फ़ायदा हुआ ही, साथ ही साथ चाइना को इकोनॉमिकली भी फ़ायदा हुआ। चाइना ने चेकबुक डिप्लोमेसी अपनाई, पहले इन देशों को लोन दिया वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने के लिए, फिर वो लोन में काफ़ी सारे कंडीशंस भी अटैच्ड कर दिए कि आपको रॉ मटेरियल्स या ह्यूमन रिसोर्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल टीम सब चाइना से मंगानी है। और उसके बाद चाइना की इकोनॉमी को इससे कारण फ़ायदा हुआ। प्लस अगर ये देश टाइम पे पैसा वापस नहीं कर पाए
तो उनके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चाइना अक्वायर भी कर लेता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी को कहा गया चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी एंड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। बोथ कुड बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो इस पेज पे तो हमने समझा मलक्कन डायलेमा एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, एंड हाउ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ मलक्कन डायलेमा फॉर चाइना। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दुनिया के 150 से भी ज्यादा देश जुड़ गए हैं। चाइना उन सबको लोन दे रहा है ताकि वो रोड बनाए, पोर्ट्स बनाए, पाइपलाइंस बनाए और अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके जो मेन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे कनेक्ट करें ताकि वो वर्ल्ड मार्केट से अपने आप को इंटीग्रेट कर पाए। ऑफ कोर्स भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए जो पॉजिटिव आर्गुमेंट है वो तो सिंपल है कि व्हाई इंडिया शुड बी ज्वाइनिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इंडिया विल आल्सो गेट एक्सेसिबिलिटी टू यूरोपियन मार्केट्स। उससे इंडिया की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। ये तो सीधा सीधा पॉजिटिव आर्गुमेंट है, बट देयर आर मेनी काउंटर आर्गुमेंट रिगार्डिंग इंडियाज ज्वाइनिंग ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मतलब क्यों भारत को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं ज्वाइन करना चाहिए, उसको लेकर के अलग अलग आर्गुमेंट्स है। पहला है सोवरेनिटी चैलेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, सोवरेनिटी चैलेंज। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी, जो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस को, ये जिनजियांग प्रोविंस है उसमें भी जो रीजन है कास्कर रीजन, उसको कनेक्ट करता है ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। यहाँ पे रोडवेज बिछाए गए हैं, रेलवे लाइन बनाई जा रही हैं, पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं अंडर दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके लिए पाकिस्तान को $70 बिलियन के आसपास लोन भी दिया है चाइना ने। अगर आप ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखें तो इट मूव्स थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन पीओके, और ये रोडवे, रेल लाइन या पाइपलाइन इन्होंने बिछा दिया है चाइना और पाकिस्तान ने मिल करके विदाउट कंसल्टिंग इंडिया। सो दिस सीपीईसी वायलेट्स इंडिया sovereignty because the POK territory belongs to India, though it is currently not under possession of India. Yet अगर यहाँ पे कुछ लाइन बिछा रहे हो, कुछ बना रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमसे पूछ के करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। तो सीपीईसी जो है इट इज वॉलेटिंग इंडिया सोवरेनिटी। और अगर हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका इम्प्लीकेशन ये निकल करके आएगा कि वी आर इन अग्रीमेंट विथ ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंक्लूडिंग सीपीईसी। उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्फरेंस ये ड्रॉ किया जा सकता है कि इसका मतलब भारत ने कंसीड कर दिया कि पीओके बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो ये एक सोवरेनिटी चैलेंज है, टेरिटोरियल सोवरेनिटी चैलेंज। दूसरा सिक्योरिटी थ्रेट भी है। अब देखिए, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर रोड, रेलवे लाइन, पाइपलाइन के अलावा कई सारे पोर्ट्स भी डेवलप करा रहा है चाइना अलग अलग देशों में। उसमें अगर बात की जाए तो इंडियन ओशन में ज़्यादातर पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, और वो जो पोर्ट्स हैं दे आर मेनली बीइंग डेवलप्ड अराउंड इंडियन कोस्ट। फॉर एग्जांपल म्यांमार में डेवलप किया गया क्याकफाओ पोर्ट, बांग्लादेश में चिटगोंग, श्रीलंका में हम्बनतोटा, मालदीव में माले पोर्ट, पाकिस्तान के अंदर ये ग्वादार पोर्ट तो आप देख ही रहे हैं। सो देयर आर सीरीज ऑफ पोर्ट्स बीइंग डेवलप्ड अराउंड इंडिया अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब चाइना तो कह रहा है कि ये पोर्ट्स को बस हम लोग इकोनॉमिक मोटिव से डेवलप करवा रहे हैं, बट जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड अक्रॉस, उनका मानना है कि चाइना इन पोर्ट्स के बहाने या पोर्ट्स की मदद से इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पोर्ट्स चाइना ने डेवलप कराया है तो इन द केस ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यहाँ लैंड बॉर्डर पे तो टेंशंस होंगे ही, साथ ही साथ चाइना अपनी नेवी को मोबिलाइज कर देगा इन पोर्ट्स के ऊपर भी, एंड दैट विल गिव सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया फ्रॉम मैरीटाइम एरिया एज वेल। तो कई सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना भारत को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है इन इंडियन ओशन, और इस नोशनल थ्योरी को नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना नेवर ऑफिशियली एक्सेप्टेड दैट इट इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया, बट देयर इज अ थ्योरी ऑफ इनसर्कलमेंट बाय चाइना ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन, जिसको एक्सपर्ट्स ने नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तीसरा ऑफ कोर्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत डेट ट्रैप का कंसर्न है। चाइना पहले लोन देता है और फिर डेट ट्रैप में कंट्रीज को फंसा देता है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, पाकिस्तान इस डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं।
तो इंडिया ऑफ कोर्स डज नॉट वांट टू फॉल इनटू सच काइंड ऑफ ट्रैप्स। अब और आगे देखते हैं, बात चल रही है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत जो पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं इंडियन ओशन में, उस कारण से इंडिया को और कहां कहां खतरा हो सकता है। देखिए, चाइना का अगर फुटप्रिंट स्ट्रांग होता है इंडियन ओशन में, तो भारत के लिए ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न होगा, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन को इंडियन नेवी समझती है एज इट्स बैकयार्ड। इंडियन नेवी कंसिडर्स इंडियन ओशन एज इट्स बैकयार्ड। मीन्स सरल शब्दों में कहें तो इंडियन नेवी इज द मोस्ट पावरफुल नेवी इन दिस रीजन। इट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू एनी कंटिजेंट सिचुएशन, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है लाइक सुनामी, या फिर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स आ जाते हैं, इससे पायरेसी अटैक होती है, तो उस केस में इंडियन नेवी इज द फर्स्ट वन टू रेस्पॉन्ड। इसी कारण से कहा जाता है कि इंडियन नेवी इज ब्लू वाटर नेवी इन इंडियन ओशन। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी मेजर कंट्री का इंडियन ओशन में फुटप्रिंट स्ट्रांग हो, और चाइना अपना फुटप्रिंट साउथ चाइना सी में तो जमा ही चुका है बाय ड्राइंग दैट 9 डैश लाइन, जिसको फर्दर उसने एक्सटेंड कर दिया टू 10 डैश लाइन। अब वो इंडियन ओशन में भी अपने प्रेजेंस को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है थ्रू दी सीरीज ऑफ पोर्ट्स, जिनको कलेक्टिवली नाम दिया गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और ऑफ कोर्स भारत ये नहीं चाहेगा। इंडिया वांट्स टू अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट in Indian Ocean with any major power. So we basically want Indian Ocean to remain devoid of any conflict. We do not want it to become zone of conflict. तो इंडियन ओशन पे प्रश्न आते ही ये 3-4 टर्म डाल देना। स्ट्रैटेजिक एरिया से रिलेटेड अगर प्रश्न आए कि इंडियन ओशन का क्या स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, तो ये 3-4 टर्म्स डाल देना। बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी, ब्लू वाटर नेवी, इंडिया वांट्स टू अवॉइड इंडियन ओशन बिकमिंग जोन ऑफ कन्फ्लिक्ट। ओवरऑल इंडियन ओशन इज सी ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसा कहा जाता है, या रीजन ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट्स। रीजन भी दुनिया के ज़्यादातर ट्रेड यहाँ से गुजरते हैं, खासकर ये जो वेस्ट एशियन कंट्री जहाँ से एनर्जी ट्रेड होता है, तो ट्रेड यहाँ से गुजरते हैं। तो जो ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स होते हैं वो भारत में जब डॉक करते हैं भारत के पोर्ट्स पे, तो भारत को वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन में मदद मिलती है। उसके अलावा यहाँ से दुनिया भर के जो मेजर देश हैं, यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उन सब का ट्रेड यहाँ से फ्लो होता है इंडियन ओशन से। तो ऑफ कोर्स दे वांट टू मेंटेन गुड टाइज विथ इंडिया, बिकॉज इंडियन नेवी इज मोस्ट पावरफुल नेवी इन दिस एरिया। तो उनको अगर अपने ट्रेड को पायरेसी से बचाना है तो भारत के साथ तो अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। अगर चाइना का भी प्रेजेंस यहाँ बढ़ जाता है तो इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, इंडिया का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज हैं इंडियन ओशन के, दे आर रिच इन हेवी मिनरल्स लाइक क्वार्जाइट, मोनोजाइट, टाइटेनियम, जिरकोनियम, टिन, कॉपर। Of course, India does not want any outside country because China does not have any natural jurisdiction in this area, Indian Ocean में। तो we don't want any outside country to extract resources from this area. That is why we don't want China to have presence here. हम चाहते हैं कि इस रीजन का जो रिसोर्स है, it must belong to the countries of this region only. वास्ट मार्केट भारत का जो कोस्ट है और भारत की जनसंख्या जो है, इट प्रोवाइड्स वास्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर नेबरिंग कंट्रीज। लेकिन अब नेबरिंग कंट्री जो है वो भारत के साथ खूब ट्रेड करेंगे तो उससे भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत का ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट उनके साथ पॉजिटिव ही रहता है। वो चीपर प्रोडक्ट हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, हम कॉस्टलियर प्रोडक्ट उनके यहाँ एक्सपोर्ट कर देंगे। बट इफ चाइना डेवलप्स इट्स प्रेजेंस इन इंडियन ओशन, तो चाइनीज कंपनीज विल एक्सप्लॉइट दिस route as well. They will be forcing their product in Indian market, dumping in Indian market. So that can be a concern. Accessibility to Africa. We have already discussed that a kind of race is going on in Africa, जिसको कहा गया scramble to Africa या scramble for Africa, जहाँ पे एक तरफ भारत और जापान अफ्रीका के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। दूसरी तरफ चाइना यूनिलैटरली वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ला रहा है अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हम ऑफ कोर्स नहीं चाहेंगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में मजबूत हो, और वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा अगर चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में मजबूत हुई तो। सो टू अवॉइड दैट वी डोंट वांट चाइनाज स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन। और चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मदद से इंडिया के अराउंड इनसर्कलमेंट तो कर ही रहा है, जिसको नाम दिया गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। साथ ही साथ इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक प्रेजेंस, जिससे
कई सारे उसको बेनिफिट्स हो सकते हैं। और एक और टर्म है जो मैं क्लास में तो वैसे सिखाऊंगा ही इंटरनेशनल रिलेशंस के, कि इन सम एरियाज देयर इज जीरो सम गेम प्लेड बिटवीन टू कंट्रीज। आपका जो गेन होगा एग्जैक्टली वो हमारा लॉस होगा व्हेन वी आर इनटू जीरो सम गेम। जितना आपने 10 यूनिट का फायदा कमाया तो हमारा 10 यूनिट का नुकसान, तो ओवरऑल सम किया तो जीरो हुआ। आप ऐसा लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि इन इंडियन ओशन इंडिया एंड चाइना हैव जीरो सम गेम, सो एनी गेन फॉर चाइना वुड बी डायरेक्टली अ लॉस या डिसएडवांटेज फॉर इंडिया, तो जो भारत होने देना नहीं चाहेगा। ऑफ कोर्स भारत ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं चाइना के इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन में कर्व करने के लिए। कई सारी ग्रुपिंग्स बनवाई हैं, जैसे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन कमीशन। तो ये ग्रुपिंग्स अभी सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। एक इनिशिएटिव लाई गई है महासागर इनिशिएटिव। देखिए, भारत ने 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए थे सागर इनिशिएटिव। सागर का फुल फॉर्म था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। उसका मेन लक्ष्य था कि जो इंडियन ओशन के अंदर जो आइलैंड कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स, उनके साथ अच्छे संबंध डेवलप किए जाए। अब हाल फिलहाल में सागर इनिशिएटिव को एक्सपैंड करके नाम कर दिया गया है महासागर इनिशिएटिव, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। So Mahasagar initiative now tries to bring all the developing countries या global south countries in Indian Ocean to converge and have maritime benefits in the areas of you may say security, trade, development। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, बस ये लिख देना है आज सागर के जगह पे नाउ इट्स स्कोप हैज बीन फर्दर एक्सपैंडेड एंड इट हैज बिकम महासागर, ऐसा लिख देना है। एंड सागर वाज फोकसिंग ऑन हैविंग गुड टाइज विद सम ऑफ द island countries in the Indian Ocean, but Mahasagar aims to have broader dynamic relations with almost all global south countries in the Indian Ocean। तो सागर को बना करके हमने क्या कर दिया, महासागर। अब अफ्रीकन कंट्रीज जो आइलैंड कंट्रीज नहीं है उनके साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अंडर महासागर इनिशिएटिव। उसके अलावा नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, ऐसा माना जा रहा है कि अगर चाइना हमें यहाँ इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग काउंटर इनसर्कलमेंट बना रहे हैं चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को घेरने के लिए, जिसको कहा गया है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। क्योंकि भारत देख जैसे चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है ईरान में, भारत को एक डकम पोर्ट पे अपना मिलिट्री बेस बनाने का मौका मिला है इन ओमान। एजम्सन आइलैंड पे इन सेचिल्स भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में भारत को मिलिट्री बेस बनाने का मौका मिला है। चांगे सिंगापुर में भारत को मिलिट्री बेस बनाने का मिला है। वियतनाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जापान में कर रहा है, मंगोलिया में कर रहा है। तो इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग अ काउंटर इनसर्कलमेंट टू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसको नाम दिया गया है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। उसके अलावा भारत लेकर के आ रहा है प्रोजेक्ट मौसम, काउंटर चाइना इन इंडियन ओशन। प्रोजेक्ट मौसम के अंदर भारत जो है वो कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है विद इंडियन ओशन, ताकि इंडियन ओशन कंट्रीज कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है विद इंडियन ओशन कंट्रीज, ताकि हमारा सॉफ्ट पावर इस एरिया में मजबूत हो। चाइना का सॉफ्ट पावर थोड़ा कमजोर है, चाइना का इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं है, चाइनाज इमेज इज नॉट वेरी गुड। तो इन ऑर्डर टू कैश इन ऑन दैट पैरामीटर ऑल्सो कि चाइना का सॉफ्ट पावर काफी खराब है, अपना इमेज अच्छा करने के लिए जो हमारी हिस्टोरिकली कल्चरल टाइज रही हैं उनको याद करते हुए इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने का लक्ष्य है प्रोजेक्ट मौसम में। इसीलिए प्रोजेक्ट मौसम वैसे तो इसका इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्प्लीकेशंस भी है, बट प्रोजेक्ट मौसम को रन कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल टाइज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं। अब ये जो आर्टिकल है, देखिए इस आर्टिकल में इतनी सारी बातें तो लिखी नहीं थी। इस आर्टिकल में मेनली लिखा गया था अबाउट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, लेकिन मैंने फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से रिलेटेड तमाम बातें बता दी, इंडियन ओशन के बारे में भी आपको समझा दिया, ताकि मेंस के इंपॉर्टेंट थीम्स कवर हो जाएं। अब लेट अस सी कि इस आर्टिकल में एग्जैक्टली क्या लिखा है। इस आर्टिकल में लिखा गया कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को चाइना प्रोएक्टिवली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, दो ऑफिशियली कभी नाम नहीं लेगा। चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस हाल फिलहाल में बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट आई है अंडर मोहम्मद यूनुस, इट इज लुकिंग फॉर सम कोलैबोरेशन विद चाइना। वो बात अलग है कि मोहम्मद यूनुस अर्लियर वाज टिल्टेड टुवर्ड्स यूएस, बट आजकल चाइना के साथ भी वो कन्वर्जेंस एक्सप्लोर कर रहे हैं।
तो अगर चाइनाज प्रेजेंस इन बांग्लादेश बढ़ जाता है तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ हेडेक फॉर इंडिया। वैसे तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर वो हैं ही, बट अगर और ज्यादा कुछ नए ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इट विल बी हेडेक फॉर इंडिया। वैसे ही चाइना म्यांमार रिलेशंस भी मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता का रूल है। मिलिट्री जनता, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू रिकॉल फ्रॉम प्रीलिम्स डिस्कशन। जुनता से यहाँ मतलब पब्लिक मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे जुनता मतलब आर्मी रूल, मिलिट्री जुनता। तो आर्मी रूल है म्यांमार के अंदर 2021 से, और चाइना जो है वो मिलिट्री जनता सरकार के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। अगर भारत और म्यांमार के रिलेशंस देखे जाए तो आज़ादी के जस्ट बाद से रिलेशंस कोई बहुत अच्छे रहे नहीं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक मिलिट्री जुनता का रूल रहा, 1962 से लेकर के 2015 तक। बीच में डबल एट रिवॉल्यूशन आया भी था। ये उन सारे बच्चों को याद आ जाएगी बातें जिनको पहले ये पढ़ाया गया है। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल डबल एट रिवॉल्यूशन इन म्यांमार, जो 8 अगस्त 1988 को आया, जिसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई, इलेक्शन भी हुआ, बट जैसे ही इलेक्टेड गवर्नमेंट आई उसको फिर से हटा दिया गया, आंग सान सूकी जी को इम्प्रिजन कर दिया गया। तो मुद्दा यह है कि 1962 से लेकर के 2015 तक वहाँ पे मिलिट्री जुनता का ही रूल रहा है। ये जुनता होगा, नॉट उनता, इसको आई विल रेक्टिफाई इट। मिलिट्री जुनता का वहाँ पे रूल रहा है। अब भारत ने स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार मिलिट्री जुनता के सरकार के साथ कभी अच्छे रिलेशंस रखे नहीं, और नतीजा ये हुआ कि म्यांमार चाइना के साथ काफी नजदीक आ गया। वही कारण है शायद से कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन जब 2015 से लेकर के 2021 तक वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार आई म्यांमार में, तो भारत ने उसके साथ संबंध अच्छे कर लिए थे, बट 2021 में वापस से मिलिट्री कू हो गया, तख्ता पलट हो गया। 2021 के बाद से वहां पे मिलिट्री जनता की सरकार आई है, लेकिन इस बार भारत वो बेवकूफ़ी नहीं कर रहा जो उसने पहले की थी कि जनता सरकार है तो उसको हम लोग रिमूव, उसके साथ अच्छे संबंध नहीं रखेंगे। 2021 ऑनवर्ड्स इंडिया इज ट्राइंग टू मेंटेन गुड टाइज विद द मिलिट्री जनता रूल एज वेल। और तब अब आप कह सकते हैं कि म्यांमार अभी कहीं बीच में है, वो चाइना के साथ भी अच्छे संबंध रख रहा है, भारत के साथ भी रख रहा है। लेकिन भारत के साथ समस्या क्या है, भारत ऑफिशियली बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रख सकता म्यांमार की सरकार के साथ करेंटली, बिकॉज इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सिचुएशन इज नाउ बेटर, बट पास्ट में जो रिलेशंस खराब थे हमारे मिलिट्री जनता के साथ, उस कारण से चाइना और म्यांमार की नेचुरल प्रॉक्सिमिटी है अगेंस्ट इंडिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या, उससे भारत के इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। प्रोजेक्ट मौसम के बारे में पूछा जा सकता है। ये दोनों सवाल यूपीएससी मेंस में आए हुए हैं, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिफॉर्मिंग यूएनएफसीसीसी प्रोसेस, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा अगेन इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी नेगोशिएशंस अभी तक हुए हैं, जो भी डील्स हुए हैं, उनको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 1972 में आप मान सकते हैं कि दुनिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कराया गया विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन इन स्टॉकहोम। इसको नाम दिया गया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, द स्टॉकहोम समिट 1972। यहाँ पे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन निकाला गया 26 प्रिंसिपल का फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। यहीं पे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को भी फॉर्म किया गया था। 1988 में बनाया गया एक बॉडी जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, जो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डेटा एंड रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता रहता है। स्टॉकहोम समिट या कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल 20 साल बाद सबसे मॉन्यूमेंटल एनवायरमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड समिट हुई, जिसका नाम है रियो समिट, या इसको रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, 1992 में हेल्ड इन ब्राजील। यहाँ पे 3 सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग साइन किए गए, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस यानी कि इंटरनेशनल लॉज साइन किए गए रियो समिट में। वो उसमें से पहला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग को कर्व करने पे फोकस करता है, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन पे फोकस करता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, सीबीडी, as well as
देयर वाज UNFCCC एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अडॉप्ट किए गए, एजेंडा 21 कि व्हाट शुड बी आवर अप्रोच इन 21st सेंचुरी रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड रियो डिक्लेरेशन। Today we are going to talk about this one, the most important amongst these three international convention, UNFCCC, United Nation Framework Convention on Climate Change। एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, यानी कि कुछ दुनिया के सरकारों ने मिलकर के इसको साइन किया एट रियो अर्थ समिट इन 1992, जिसको 1992 में रियो डी जेनेरियो में कराया गया। दिस एग्रीमेंट फॉर्मली केम इनटू फोर्स इन 1994। इसका मेन लक्ष्य है टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड मिटिगेशन अप्रोच पे अभी तक UNFCCC काम करता रहा है। मिटिगेशन अप्रोच पे ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को रोकने के लिए UNFCCC के अंतर्गत जो भी मेंबर कंट्रीज हैं जो इसके सिग्नेटरी हैं, उन्होंने फैसला किया कि वो साल में एक बार मिलेंगे ताकि वो एनवायरनमेंट रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फैसले ले पाए। और जो साल में एक बार मुलाकात होगी उसी को कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज फाइनलाइज हुआ 1994 में। जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई वो हुई 1995 में एट बर्लिन इन जर्मनी। तीसरी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई COP3 held at Kyoto in Japan 1997। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड प्रश्न अभी भी आ जाते हैं, क्योंकि क्योटो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में फाइनलाइज हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब दुनिया के सारे देश जो UNFCCC के सिग्नेटरी हैं, उन सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल है वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होगा, डिफरेंशिएटेड होगा। अमीर देश, जो डेवलप्ड देश हैं, उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी, जो गरीब देश हैं उनकी जिम्मेदारियां कम होंगी। तो क्योटो प्रोटोकॉल में फाइनलाइज हुआ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी के अंतर्गत फिर लिस्ट बनाया गया एनेक्स एंड नॉन एनेक्स कंट्रीज। एनेक्स कंट्रीज के ऊपर कुछ बाइंडिंग टारगेट्स लगाए गए, नॉन एनेक्स कंट्रीज को टारगेट्स दिए गए बट दे वर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। अब क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर के काफी क्रिटिसिज्म आया। उसका मेनली जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के क्रिटिसिज्म आया। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं US या कनाडा जैसे, उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि नो नो, व्हाई वी शुड बी शोल्डरिंग बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम नहीं करेंगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इट फेल्ड। इसको दो फेजेज में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, 2005 से लेकर के 12 तक, फिर 2012 से लेकर के 2020 तक। पर 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल वाज फॉर्मली एंडेड। क्योटो प्रोटोकॉल वाज रिप्लेस्ड विथ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो 2020 से इंप्लीमेंट हुआ, बट इसको फाइनलाइज कर दिया गया था 2015 में ही एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 हेल्ड इन पेरिस। क्योंकि वर्ल्ड कंट्रीज को 2015 तक ही समझ आ गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्टिव होने वाला है नहीं। तो क्योटो प्रोटोकॉल 2012 से 2020 तक के लिए ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया था, तो फिर फैसला हुआ कि चलने देते हैं इसको 2020 तक। लेकिन 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल विल बी रिप्लेस्ड विथ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में किसी भी देश को कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं दिया गया है कि आपको इतना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन करना है। नो कंट्री हैज बीन गिवन बाइंडिंग टारगेट। पेरिस एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब जो देश जितना ग्रीन हाउस गैस कट करना चाहता है वो अपने हिसाब से अपने टारगेट्स तय करे, उसी को कहा गया है INDC। यू डिसाइड ऑन योर ओन कि व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज यू आर गोइंग टू कट डाउन, INDC। अगर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो इस पे कुछ ना कुछ आइडियाज आप एसए में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन एथिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वाई कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। तो यू सी, कोई भी इकोनॉमी 3 स्टेजेस से होकर के गुजरती है। सबसे पहले वो फोकस करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि खाने पीने की हमारी जरूरतें सबसे बेसिक हैं। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट होने लगता है तो अपने लेबर फोर्स को धीरे धीरे शिफ्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब जब मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करेगा तो नेचुरली एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा डिक्लाइन होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर राइज होगा तो, क्योंकि लेबर हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, तो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रॉ मटेरियल तो चाहिए ही होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर। कॉटन फैक्ट्री को कॉटन रॉ मटेरियल तो चाहिए ही। इस तरीके से जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको एग्रीकल्चर ही रॉ मटेरियल सप्लाई करता है।
सो दैट इज़ वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब राइज हुआ तो इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा बढ़ने लगा। ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर राइज हुआ तो वहाँ के ट्रेडर्स भारत में आए फॉर सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो वो बात अलग है, ठीक है, उस पर कभी और आगे चर्चा करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे भारत का उसके कारण कॉलोनाइजेशन हुआ एंड ऑल। मुद्दा यह है कि जो आज के टाइम में डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको हम लोग ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं या फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, उन सब के यहाँ ये शिफ्ट पहले आया, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट पहले आया। और फिर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग से दे स्टार्टेड टू, जब मैन्युफैक्चरिंग उनके यहाँ मच्योर हो गया तो स्टार्टेड माइग्रेटिंग देयर वर्क फोर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज। और जब सर्विसेज राइज करने लगा तो मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन करने लगा। आज के डेट में जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, यूएस या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे सर्विस सेक्टर प्रीडोमिनेंटली कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और यही कारण है कि आज के टाइम में जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं ये इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं करते हैं, बट हिस्ट्री में पहले इन्होंने ही ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज़्यादा किया है। और वही कर कर के अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट कर कर के ये लोग इतने रिच हुए हैं। एंड ऑन दिस आइडिया ओनली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन ब्रॉट, कि every country will have common responsibility to curb greenhouse gas emissions, but rich countries will have bigger responsibilities, differentiated responsibilities, bigger responsibility. Reason being, rich countries are more capable resource wise and also more responsible for greenhouse gas emissions in the past, इसीलिए उनकी जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा होंगी। ये जो पहला इन्वायरमेंट समिट हुआ था, स्टॉकहोम समिट 1972 में, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटेंट। मतलब हम, अगर इस सेंटेंस का मतलब आप निकालना शुरू करें तो ये है कि हम अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इन द नेम ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि गरीबी अपने आप में एक पॉल्यूशन है। और आप लोगों ने अपने देश की तो गरीबी दूर कर ली, ग्रीन हाउस गैस इमिशन करके आप लोग अमीर हो गए, और अब जब हमारी बारी आई है ग्रो करने की तो आप कह रहे हैं नो नो डोंट डू पॉल्यूशन, ये बुरी बात है। अरे आप तो हो चुके हैं, तो यू टेक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज द आइडिया व्हेन शी सेज पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटेंट। तो हम लोग तो थोड़ा बहुत इमिशन करके भी अपनी पॉवर्टी को डील करने की कोशिश तो करेंगे ही, ऐसा आप इसका मतलब निकाल सकते हैं इस स्टेटमेंट का। अब अगर भारत की बात की जाए, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर फाइनलाइज हुआ था गोल ऑफ आईएनडीसी, देखिए पेरिस एग्रीमेंट का बेसिक लक्ष्य ये था कि अलग अलग देश इस तरीके से अपने कमिटमेंट्स करें ग्रीन हाउस गैसेस के कट डाउन के लिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग अगर हो भी तो भी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, बट मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े बाय द ईयर 2100 विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम विच इज़ बेसिकली 1870। अलग अलग देशों को अपने हिसाब से फिर कमिटमेंट्स करने थे कि हम इतना ग्रीन हाउस गैस का डाउन कर सकते हैं, हम इतना कट कर सकते हैं। तो भारत ने आईएनडीसी के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 एट ग्लासगो में 5 कमिटमेंट्स एक साथ किए थे अंडर इट्स आईएनडीसी, जिसको कहा जाता है भारत की पंचामृत स्ट्रैटेजी। ये पंचामृत स्ट्रैटेजी आपको याद रखने एज इट इज कि रीच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 500 गीगावाट बाई 2030, 50% of energy requirements through renewable energy by 2030, reduce 1 बिलियन कार्बन इमिशन बाय 2030। तो इतने सारे पेड़ लगाएंगे कि जितने कार्बन इमिशंस होने वाले हैं प्रोजेक्शन वाइज, उसमें से 1 बिलियन कार्बन कम इमिशन होगा। रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी by 45% by 2030 with respect to 2005. Carbon intensity is ग्रीन हाउस गैस इमिटेड पर यूनिट जीडीपी, उसको कहा जाता है कार्बन इंटेंसिटी। एंड अचीव नेट जीरो बाय 2070, यानी कि जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगे उतना ही सेक्वेस्टरेट भी कर लेंगे, एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। तो नेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग विल बी जीरो, उसी को आ गया नेट जीरो, बट नेट जीरो विल बी अटेन्ड बाय 2070। अब ये जो आर्टिकल है इसमें क्या आइडियाज प्रेजेंट किए गए हैं, एज आई टोल्ड यू व्हेन वी आर डूइंग और प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, तो हमें थीम तैयार करने होते, तो हमने थीम तैयार कर लिया, यूएनएफसीसी के बारे में वगैरह देख लिया। इस आर्टिकल में बेसिक बातें की गई हैं। ये आर्टिकल कहता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के हाल फिलहाल के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रहे हैं सीओपी, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 हुआ बाकू अजरबैजान में, वहाँ पे कोई मेजर फैसले हो नहीं पाए, और वो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट कर्बिंग ग्लोबल वार्मिंग, दे हैव फेल्ड टू मीट देयर क्लाइमेट टारगेट्स। डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट डिलीवरिंग या
गिविंग इनफ फंड्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज एज पर द कमिटमेंट। देखिए, ये जो कनाडा और यूएस जैसे देश क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योटो प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी को कि हम क्यों ज्यादा जिम्मेदारी लें, तो फिर सवाल उठा कि सर आप लोगों ने पास्ट में ज्यादा इमिशंस किए हैं, इस कारण से आप डेवलप्ड भी हो चुके हैं, तो आप ज्यादा जिम्मेदारी लो। तो इस पे इन देशों ने कहा था कि नो नो, हम ज्यादा बड़े बाइंडिंग टारगेट्स लेने के बजाय हम डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ पैसा दे देंगे। We will mobilize some fund towards developing countries so that developing countries could be able to upgrade their technology also and become green based, environmentally friendly। तो फिर वहां से धीरे धीरे क्योटो प्रोटोकॉल फेल हुआ, बट कॉन्सेप्ट आया ग्रीन क्लाइमेट फंड का, जो फाइनलाइज हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 में एट कैनकन 2010, जहां पे डेवलप कंट्रीज ने कहा था कि हम 2020 से 10 साल बाद से हर साल $100 बिलियन मोबिलाइज करेंगे टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज इस पैसे से अपने यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाए। बट द प्रॉब्लम ये है, द चैलेंजेस दैट हैज बीन हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल, कि हाल फिलहाल में ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंतर्गत जो कमिटमेंट्स किए थे डेवलप्ड कंट्रीज ने, वो पूरे नहीं हो रहे। जो बड़े देश हैं, मेनली यूएस, दे अपीयर टू बी नॉन सीरियस विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को 2015 में साइन किया बराक ओबामा के अंदर, फिर 2016 में उससे विड्रॉ कर गए, 2016 में उससे विड्रॉ किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, बट फाइनली वो इंप्लीमेंट हुआ 2020 में, यानी कि सरल भाषा में बराक ओबामा ने ज्वाइन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया, फिर जो बिडेन आए तो उन्होंने ज्वाइन किया, फिर अब डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है कि नहीं नहीं हम लोग वी विल विड्रॉ फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट अगेन। तो अमेरिका तो मजाक कर रहा है इन द नेम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, तो डेवलप्ड कंट्रीज डू नॉट अपीयर टू बी सीरियस अबाउट पेरिस टारगेट। ये जो बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 हुई थी हाल फिलहाल में नवंबर महीने में, वहां पे एक नया टर्म लाया गया, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जहां पे डेवलप कंट्रीज ने कहा है कि साल 2035 से हम लोग हर साल $300 बिलियन देंगे टू द डेवलपिंग कंट्रीज टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। ये सब देखो लॉलीपॉप से हैं, फ्यूचर में दिखाने वाले। देखो 2010 में क्या बोला था कि 2020 से हर साल $100 बिलियन देंगे, अब 2024 में यानी कि पिछले साल क्या कहा, 2035 से हर साल $300 बिलियन देंगे। ये सब अब जैसे 2035 की बारी आई तो कहेंगे 2045 से $500 बिलियन देंगे तुमको, ठीक है। बट फिर भी ये टर्म याद रखना, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, वेयर द प्रॉमिस इज कि नाउ फ्रॉम 2035 ऑनवर्ड्स $300 बिलियन विल बी मोबिलाइज्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज। ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यूपीएससी ने साल 2015 में पूछा था, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। यूपीएससी ने साल 2022 में ये प्रश्न पूछा था रिगार्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अपैरल सेक्टर इन इंडिया। छोटा सा टॉपिक है बट डेटा याद रखिएगा, फैक्ट याद रखिएगा तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। जो अपैरल सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे बेसिक कपड़े बनाए जाते हैं, इट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर एंड इट इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ऑल्सो, यानी कि यहाँ पे खूब सारा लेबर रिक्वायरमेंट होता है। इस कारण से दिस अपैरल सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए भारत सरकार द्वारा, इसको प्रमोट किया जाए, तो प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया काफी हद तक डील किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है विद अपैरल सेक्टर बूस्ट इन इंडिया। ये तो बात हो गई अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ अपैरल सेक्टर। नाउ कम बैक टू द करंट न्यूज। अमेरिका ने 25% टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए हैं ऑन अपैरल्स एंड फुटवेयर इंपोर्ट इन इट्स कंट्री फ्रॉम डजन ऑफ कंट्रीज। तो दुनिया के 12 देशों से आने वाले अपैरल एंड फुटवेयर के इंपोर्ट पे अमेरिका ने टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए हैं। इसमें मेनली जो अपैरल सेक्टर के जो चैंपियन कंट्रीज हैं, जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे बांग्लादेश या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम या कंबोडिया, उनके ऊपर टैरिफ रेट्स बढ़ाया है, भारत के ऊपर नहीं बढ़ाया है। तो इससे भारत के अपैरल सेक्टर को फायदा होने की उम्मीद है। नाउ आवर प्रोडक्ट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, क्योंकि हमारे ऊपर तो टैरिफ रेट्स बढ़ा नहीं है। इससे आने वाले टाइम में हमारा एक्सपोर्ट इन अपैरल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट। ये सीधा सीधा इस पर प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन कहीं पासिंग रेफरेंस में कि कैसे इंप्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, वहां पे आप लिख सकते हैं कि अपैरल सेक्टर में फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज हैविंग ह्यूज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन अपॉर्चुनिटी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एचडीजी इंडेक्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज ये है कि द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एचडीजी इंडेक्स रिपोर्ट for year 23-24 has been released by नीति आयोग। ये सेकंड
एडिशन है, पहला एडिशन आया था 2021 में। ये जो एचडीजी इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये नीति आयोग पब्लिश करता है इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको कहते हैं डोनर, इन टेक्निकल सपोर्ट विथ यूएनडीपी और टेकिंग टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम यूएनडीपी। तो मेनली बनाता है नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के साथ मिलकर के, बट टेक्निकल सपोर्ट यूएनडीपी से भी मिल जाता है। इसका सेकंड एडिशन रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में पब्लिश हुआ है। जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, ये जो इंडेक्स रिपोर्ट है ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे एचडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड कितना प्रोग्रेस हो रहा है उसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट्स को स्कोर दिया जाता है और उनको रैंक भी दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अचीवर कैटेगरी जहां पे स्कोर 100 होगा, परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100, फ्रंट रनर जहां स्कोर 65 टू 99 होगा, परफॉर्मर जहां स्कोर 50 टू 65 होगा, एंड एस्पिरेट जहां स्कोर लेस देन 50 होगा। और ओवरऑल इस इंडेक्स की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट एचडीजी इंडेक्स, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा का कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो परफॉर्मर या एस्पिरेंट कैटेगरी में नहीं है, सब के सब फ्रंट रनर में है। मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा सब के सब उनके डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में है। ग्रीन है तो सब क्या हुआ, फ्रंट रनर हो गया। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ये देखो पूरा पूरा ग्रीन है, तो फ्रंट रनर कैटेगरी। ओवरऑल अगर बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वो है मिजोरम के अंदर हानिताल, 81.43 इसका स्कोर है, बेस्ट परफॉर्मिंग। उसके अलावा अरुणाचल हैज लोएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट इन द रीजन, लॉन्डिंग 58.71। अगर रेंज की बात की जाए कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है और वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी रेंज मिनिमम किस स्टेट में है, तो वो है सिक्किम। वहां पे बेस्ट और वर्स्ट के बीच में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। असम स्पेसिफिक बातें की जाए तो टॉप 10 में कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है असम का। डिब्रूगढ़ इज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम असम विद रैंक 17th आउट ऑफ 121 डिस्ट्रिक्ट। बाकी अदर इंपॉर्टेंट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम असम, शिवसागर एट 20th पोजीशन विद 74 पॉइंट, जोरहट एट 21st, कामरूप मेट्रो एट 38। असम का जो वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है वो है साउथ सलमारा मनकाचार विथ स्कोर विथ रैंक 118 आउट ऑफ 121। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। G4 रिलेटेड तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे तो सीधा सीधा जवाब होगा लॉरेंज कर्व। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, 1 आवर नहीं 10 मिनट्स लगते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी दोनों गलत है। शुगर प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट तो करना नहीं है, बस उसका कंजम्पशन को कट डाउन करना है अंडर 3/35 प्रोग्राम। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।